जी बिल्कुल, ई कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज टीवी की पहल है ये कि आप घर में रहिए, खबरें हम आपको घर तक पहुंचाएंगे और उसी के संदर्भ में आज ई कॉन्क्लेव हो रहा है। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां आज ई कॉन्क्लेव में शामिल थी। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका सर ITV के ई कॉन्क्लेव शो पर। नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद। सिंघवी साहब, पहला सवाल यही है कि पहले लॉकडाउन 1 देखा गया, फिर लॉकडाउन 2 देखा गया, अब लॉकडाउन 3 की शुरुआत आप कह सकते हैं कि 4 तारीख से होगी। रियायतें दी गई हैं, जोन्स में बांटा गया है, कई सारी चीजें हैं सहूलियत की जो कि खुलेगी। कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी इसको? कैसे आप देखते हैं कि हाँ, कुछ ढील दी गई है, जो थोड़े की जरूरत थी वो सरकार एक कदम आगे आई है, कुछ ढील, कुछ रियायतें लोगों को मिलेगी, इससे कुछ फायदा होगा लोगों को? देखिए, मैं आपके सामने थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा। मैं समर्थन करता हूं लॉकडाउन का, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं जितनी चीजें प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्लाई पास्ट हो, अगर हमको तालियां बजानी हो, मैं कोविड वॉरियर के लिए अग्रणीय पंक्ति में खड़े रहने को तैयार हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब सही है। लेकिन कब तक हम ऐसी चीजें करते रहेंगे जो ऊपरी है, बाहरी है? इनका सब्सटेंस क्या है, ठोस चीज क्या है इसमें? मेरे को बहुत इस बात से तकलीफ है कि आज यद्यपि हमारा लॉकडाउन, हमारा और शायद इजराइल और न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा माना गया है, सबसे कठोर, सबसे क्लिष्ट, 100 में से 100 नंबर, और मैं समर्थन भी करता हूं उसका, और मैं 3.0 का भी समर्थन करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ फिस्कल सप्लाई पैकेजेस, फिस्कल सपोर्ट पैकेजेस जो है, जो आपने आर्थिक रूप से समर्थन करने का उत्तरदायित्व है आपका, उसमें आप जापान से पीछे, मलेशिया से पीछे, थाईलैंड से पीछे, ऑस्ट्रेलिया से पीछे, सिंगापुर से पीछे, हांगकांग से पीछे, फिलीपीन से पीछे, न्यूजीलैंड से, साउथ कोरिया से, ताइवान से, चाइना से, वियतनाम से, इंडोनेशिया से। अमेरिका ने 10% दिया जीडीपी का, मलेशिया ने 15% दिया जीडीपी का डायरेक्ट इंजेक्शन, सीधा। हमने दिया है 0.7%, और आज 45 दिन बाद पूरा देश बार बार एक अपना सांस रोक के वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री MSME का एक अलग पैकेज घोषणा करते हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री इस 0.7% जीडीपी, लेकिन सिंघवी साहब, ये मतलब बात 1% से कम जीडीपी, नितिन 5% क्यों नहीं करते हैं? क्यों वो एक अलग पैकेज? लेकिन भारत सरकार के कई मंत्रियों को हमने सुना है आज सिंघवी साहब की ये एक पैकेज जो है, ये पैकेज आने वाले 2 दिन के अंदर इसकी घोषणा की जाएगी। जो ये MSMEs की आप बात कर रहे हैं, ये कहा गया है कि भाई आने वाले 2 दिन में पैकेज दिया जाएगा, उस पर काम चल रहा है। क्या आप मानते हैं कि ये जो दिन निकले हैं, जो लॉकडाउन चला है, जिस तरीके से भारत ने लड़ाई लड़ी है, प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पे थे, क्या आप सहमत थे कि जितना कुछ जो है वो ग्राउंड लेवल पर वही है जिसकी हम बात करते हैं, या फिर कुछ और नई पिक्चर है आपके पास? किया है, और उनको उस करने के लिए ऐसा समर्थन मिला है जो मैं समझता हूं अगर वो विपक्ष में होते तो कभी नहीं देते। सर्वदलीय सब लोगों से मिला है, लेकिन साथ साथ बहुत चीजें नहीं की है। और जब तक हम आपके सामने वो नहीं लाएंगे सकारात्मक रूप से, देश वो मांग नहीं करेगा, आप लोग नहीं उसको चर्चा कराएंगे, तब तक देश का भला नहीं हो सकता। उसमें सबसे बड़ा जो लापरवाही है वो है इंजेक्शन का, आर्थिक इंजेक्शन का। अब ये बताइए मेरे को, 45 दिन बाद आप फिर वही सुन रहे हैं कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। मालूम है आपको MSME की ये बात 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पहले कब सुनी थी? पहली बार 30 दिन पहले सुनी थी। आपको मालूम है माइग्रेंट लेबर की हमने वायदे कितने दिन पहले सुने थे? लगभग 20 दिन पहले। आपको ये मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर, जो आर्थिक वित्तीय वर्ष है 19-20 का और 20-21 का जो चल रहा है, उन दोनों में 53 बिलियन, बी नॉट एम, बिलियन $, सिर्फ ऑयल की कीमत से हमको फायदा हुआ है, गिरती हुई कीमत से। 53 बिलियन $। इसका आपने कितना परसेंटेज आगे दिया? अगर आप इसका एक आंशिक % आगे दे दें जनता जनार्दन को, तो ये सब आपके पैकेजेस जो हैं, आपके फिस्कल डेफिसिट सब कंट्रोल हो जाए। टैक्स अगर कम बढ़ाएं, इसमें थोड़ा, इसको थोड़ा पास ऑन करें, तो ये तो भगवान के एक सौभाग्य। और संघीय ढांचा में मैं आपको कहना चाहूंगा अंत में
कि संघीय ढांचे में कई चीजें आप नहीं कर सकते हैं, तो भी आपने अधिकार क्षेत्र बढ़ाए, अपने जुरिस्डिक्शन बढ़ाया, और कई लोग जो कानूनी रूप से, तकनीकी रूप से उल्लंघन मांग सकते थे, विरोध कर सकते, नहीं किया उन्होंने कोरोना के नाम पे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि संघीय ढांचे में आपका अधिकार क्षेत्र और सत्ता बढ़े और साथ साथ उत्तरदायित्व तो उतना ही रहे। अगर संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं, कई ऐसे आदेश देके जो कि शायद आपातकाल में चल जाते हैं, तो साथ साथ जो उत्तरदायित्व है आपका, आपने आप समझिए, एक मेरी छोटी बात लेकिन विपक्ष के कई लगभग सिंह साहब, विपक्ष के कई ऐसे मुख्यमंत्री भी थे, चाहे ममता बनर्जी हो या कांग्रेस शासित के हो, उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बातों को उठाया कि जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश का, उस पर एक प्रहार है। कई चीजें ऐसी थी जो स्टेट्स नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको करना पड़ा, बाकायदा पत्रावली हुई, दोनों तरफ से गया, लेकिन सेंटर इन चीजों को नहीं माना। कई ऐसे स्टेट्स के सीएम थे जो कई हद तक रियायत 10 दिन पहले देना चाहते थे, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने मना किया। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो बीता है, जो कोविड की लड़ाई है, उसमें कहीं ना कहीं चोट पहुंची है संघीय ढांचे को, या फिर आप मानते हैं कि हाँ, कोविड-19 से अगर लड़ना था तो शायद वो जो लड़ाई है वो इतनी बड़ी है कि उस संघीय ढांचे को फिलहाल थोड़े समय के लिए हम अलग रख सकते हैं? आप जब बोल रहे हैं तो लगता है कि आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, और ना आप शायद सुन पा रहे हैं कि मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि ये मान लीजिए कि संघीय ढांचे पे कुछ आघात को मैं चलने दूंगा, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल आघात है। किस प्रकार के आदेश दिए जा रहे हैं वो केंद्र नहीं दे सकता, लेकिन मेरे को आपत्ति नहीं है उससे। मैं कह रहा हूं कि अगर संघीय ढांचे में आप कुछ ऐसे आदेश देते हैं जनहित में, जो तकनीकी, कानूनी, संवैधानिक रूप से, जिसका मैं विरोध नहीं भी करूं, यदि भी विरोध किया जा सकता है, तो साथ साथ जो संघीय उत्तरदायित्व तो बढ़ना चाहिए ना, कर्तव्य आपका। आज लगभग 1.5 या 2 करोड़ एक उदाहरण है, प्रवासी श्रमिक एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश में है। अब उस श्रमिक को आपके यहाँ पर 50 लाख है, उसका खाना, रखना, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसको वो स्टेट को खर्चा करना है, प्रदेश को वो कर रहा है बेचारा, वो देख रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो। लेकिन उसके लिए आपने केंद्र सरकार की हैसियत से कितने पैसे दिए उस प्रदेश को? 1 पैसा नहीं दिया गया है। और मलेशिया जैसा देश 16% जीडीपी खर्च करता है इसके लिए, और आप जैसा देश 0.7%। ये कैसे समर्थन कर सकता हूं? तो मेरा सबसे बड़ी ग्रीवेंस ये है, जितना आपको क्लैपिंग करनी है, जितना हमारे कोविड वॉरियर का समर्थन करना है, हम अग्रणी पंक्ति में, सही बात है, लेकिन ठोसता चाहिए, इसमें ऊपरी बाहरी कॉस्मेटिक चीजें नहीं चाहिए। ये मेरी ग्रीवेंस है। सर, जो माइग्रेंट वर्कर्स की आपने बात करी, पहले दिन से ये बात उठ रही थी कि ये एक ऐसी चीज है जो सरकार के पास, इसके पास कोई लॉजिक नहीं था कि कैसे वापस भेजे। हमने आनंद विहार में भीड़ देखी, मुंबई में भीड़ देखी। क्या अब आप मानते हैं जिस तरीके से ट्रेन चलाई जा रही हैं, बसेस से वर्कर्स को और स्टूडेंट्स को, या जो लोग फंसे थे उनको वापस भेजा जा रहा है, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले अगर इसकी शुरुआत हो जाती तो शायद ज्यादा अच्छा होता है। आप जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट कर रहे हैं। 29 तारीख को रात को दस्तावेज आया है केंद्र सरकार के एमएचए का हस्ताक्षर के साथ कि माइग्रेंट लेबर को अब अनुमति दी जाती है कि आप जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ बसेस में। ये कब है? आज क्या तारीख है? 2 तारीख, 29 तारीख 3 दिन पहले। तब तक सिर्फ बसेस में। आपको मालूम है 1.5 करोड़ लोग बस में कितने साल तक, 3 साल तक आप उनको वापस भेजते रहेंगे? इतनी बसें, इतने रोड्स, इतने रोड ब्लॉक, इतना सामान। ये बताइए मुझे कि 45 दिन में सामाजिक दूरी को बरकरार रखते हुए स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं चल सकती थी 45 दिन तक? और ये हमारी ब्रीफिंग, हमारे कंप्लेंट के बाद 2 ट्रेन शुरू हुई है, कल 5 हो गई होंगी अब शायद। आप प्लेन्स द्वारा वहां विदेश से ला सकते हैं और यहां से विदेश भेज सकते हैं, तो हमारे प्रवासी श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चल सकती अगर और लोगों के लिए स्पेशल प्लेन्स चल सकती हैं? और ट्रेन में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके बहुत आसानी से सामाजिक दूरी के साथ आप सैकड़ों लोगों को वापस भेज सकते हैं। तो ये चीजें इतनी लेट क्यों, विलंब क्यों हो रहा है? यही बात है एमएसएमई पैकेज के बारे में, यही बात है माइग्रेंट। आज माइग्रेंट लेबर के लिए मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ बनते हैं, लेकिन आप उसको 2,500 करोड़ दे दीजिए। ये बेचारा प्रदेश, कोई भी प्रदेश हो, मेरे गुजरात से मतलब नहीं, महाराष्ट्र से मतलब नहीं, कर्नाटक से मतलब नहीं, तमिलनाडु से कांग्रेस ने कैसे रखेगा? कांग्रेस ने राहुल गांधी ने ये डिमांड किया है कि जो 2019 का कैंपेन था,
कांग्रेस ने न्याय स्कीम की बात कही थी, कहा इस समय एक सही वक्त है कि उस स्कीम को लागू किया जाए, जो लोग हैं उनको 7200 रुपए मिलने चाहिए। क्या आप मानते हैं कि सरकार के लिए इस वक्त पॉसिबल है, या आपको लगता है कि जो सरकार का कोष है उस पर एक भारी बर्डन मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुछ भी नहीं है, टैक्स कलेक्शन कुछ भी नहीं है, रेवेन्यू सर्विसेज कुछ भी नहीं है। क्या इस समय पॉसिबल है सरकार के लिए कि वो 7200 रुपए हर वर्कर को दे? पॉसिबल क्या है, अनिवार्य है, बाध्य है, उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। पॉसिबल का सवाल कहां से उठता है? आपने जितना सारा धान बांध के रखा है अपने ग्रैनरीज में, किस दिन के लिए रखा है? 2040 के लिए? या जब सब मर जाएंगे उसके बाद हम उस धान के खानों को खोलेंगे? क्यों बचा के उसको बटोर के जमा करके किसी के लिए रखा है आपने? आज आपके पास, जब मैंने अभी आपको एक आंकड़ा दिया, 53 बिलियन US डॉलर्स का फर्क पड़ा है तेल की कीमत का, और आप अगर 2-3% अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा देते हैं उस एक्ट को अमेंड करके, जिसको FMRB एक्ट कहा जाता है, तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे भैया? 10 साल बाद करेंगे। इसके लिए आपको कोई सोचना है। यही तो टाइम है समर्थन का, सर, यही तो टाइम है सब दरवाजे खोलने का। बिल्कुल। और इसमें क्या होगा? आज आप कोरोना के एक जबरदस्त आघात से, आपने सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरी करिए अपनी बात। आपका आघात जी बिल्कुल, आप पूरी करिए अपनी बात। लॉकडाउन अपने आप में उद्देश्य नहीं होता है। लॉकडाउन एक तरीका होता है, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। अपने आप में उद्देश्य नहीं लॉकडाउन। आप लॉकडाउन बढ़ाते रहिए, मई का आप जून कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हल क्या है? हल तभी है जब साथ साथ आप अपने सब आर्थिक ताले खोल देंगे। आर्थिक ताले खोलना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज 45 दिन बाद इस सरकार ने अपना आर्थिक ताला नहीं, एक दरवाजे का एक छेद खोला है 45 दिन से। ये मेरी आपत्ति है, और इसका कोई जवाब नहीं मिलता हमको। हर दिन बोलते हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। सिंघवी साहब, एक बड़ा सवाल ये भी कांग्रेस ने उठाया है कि टेस्टिंग सरकार कम करा रही है, टेस्टिंग और होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कई बार इस पर ट्वीट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली है। लगातार ये बात कांग्रेस पार्टी कह रही है कि टेस्टिंग यही एक बड़ी चीज है जो कोविड से आपको जीत दिला सकती है, और भारत सरकार टेस्टिंग कम करा रही है। देखिए, पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनिया गांधी ने लगभग 1 महीने पहले 7,500 रुपए की बात की थी, और जैसा मैंने जवाब दे दिया, ये आराम से सरकार कर सकती है, करना चाहिए, अनिवार्य है, बाध्य है। इसमें विलंब का मुझे कोई समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि आप राजनीतिक जिद में हैं, आप एक अनजाने उसमें हैं, आप जिद में हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने कहा तो हम नहीं करेंगे। और ये न्याय कह लीजिए, इसको आप प्लेटफॉर्म डिलीवरी कह लीजिए, इसको डायरेक्ट बेनिफिट कह लीजिए, वो नाम है। तौर तरीके आपके पास हजार हैं, आपने 1 महीना डिले कर दिया, अब तो कर दीजिए। नंबर 2, आपने कहा भी टेस्टिंग। देखिए, इसमें तो बड़ा कॉमन सेंस आपका दिमाग बताएगा कि आपके आंकड़े उतने ही होंगे जितने आपने टेस्ट किए। मैं अपने घर में बैठ के ताली बजाऊं, अपनी पीठ थपथपाऊं कि मेरे यहाँ सिर्फ 10 केस हैं और 1000 केस हैं और 10 मृत्यु हैं। अगर मैंने 3000 ही टेस्ट किए तो 1000 ही केस होंगे। अगर मैं 10,000 टेस्ट किए, क्या पता 7,000 केस हों। तो मैं इसमें ये नहीं कहता कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, मैं ये नहीं कहता कि उनका उद्देश्य सही नहीं है, लेकिन आंकड़े हमारे को अभी प्रकाशित हुआ था कुछ दिन पहले कि 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन का हमारे पास कैपेसिटी है, क्षमता है 10 लाख टेस्ट। वास्तव में हो रहे इस देश में 3 से 3.5 लाख, वो भी अब बढ़ने के बाद 4 लाख से कम टेस्ट हो रहे हैं। तो वो बाकी कैपेसिटी कब, किस समय के लिए बटोर रखी है? जैसे आपने धान बटोर रखा है अपने वेयर हाउसेज में, वो समय कब आएगा? इससे बड़ा भूकंप तो आने वाला नहीं है अभी निकट भविष्य में। सर, कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष, इंटरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई लेटर्स लिखे प्रधानमंत्री को, कई राय दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात, सोनिया गांधी ने कई लेटर्स लिखे प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपनी राय रखी। रघुराम राजन को हमने सुना राहुल गांधी से बातचीत करते हुए। कई ऐसी राय थी जो कांग्रेस ने रखी प्रधानमंत्री के पास।
आर्थिक आप कह सकते हैं स्तर को कैसे मजबूत किया जाए। क्या आपको लगता है कि सरकार को इस समय विपक्ष के साथ भी बातचीत स्थापित करनी चाहिए, विपक्ष के बड़े नेताओं से बातचीत करनी चाहिए, अर्थशास्त्रियों से बातचीत करनी चाहिए कि जब ये लॉकडाउन खुले या फिर लॉकडाउन अगर बढ़े भी तो कैसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, इसमें सभी पार्टियों को साथ लेकर आगे चला जाए? देखिए, इसको आप औपचारिक आपातकाल नहीं कह सकते, लेकिन इससे बड़ा आपातकाल हाल में कई दशकों में हमारे देश में नहीं हुआ, क्या विश्व भर में नहीं हुआ। अगर आपातकाल के वक्त आपकी नीति, आपका अप्रोच एक प्रकार से राष्ट्रीय सरकार वाला होना चाहिए। तो ये नहीं कह रहा हूं कि हमको सरकार में ले दीजिए, हमको पद दे दीजिए, लेकिन आपका अप्रोच और आपका नीति, आपका दृष्टिकोण एक राष्ट्रीय सरकार वाला होना चाहिए। आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, जो आमतौर पे भी होती है राजनीति, वो भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि बुद्ध ने कहा कि अगर ज्ञान आना है तो किसी भी तरफ से आए, आपके प्रतिद्वंदी से आए या आपके समर्थक और दोस्त से आए, अपने दरवाजे चारों तरफ खुले रखो, ज्ञान वहां से आए। अगर ये बात सही है तो डोमेन एक्सपर्टीज जिसको कहा जाता है, एक विशेषज्ञों का मत, और वो भौगोलिक हो, वैश्विक हो, भारतीय हो, उसमें आपको एक होनी चाहिए, एक ह्यूमिलिटी, एक ईगो का अभाव, कि आप ऐसे लोगों से उनके मत मांगे, और मत सिर्फ औपचारिक रूप से सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उनके ऊपर अमन करके जल्द से जल्द एक्ट करने के लिए। यहां कभी कभी लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आपने बोला और आप मेरे आखिरी सवाल आपसे, मैं नहीं करूंगा साहब, एक ये नहीं होना चाहिए दृष्टिकोण और अप्रोच। सिंह साहब, एक सवाल और है मुझे, क्योंकि वक्त की कुछ कमी है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पहले जो आपका रूटीन रहता था, आप सुबह उठते थे, ब्रीफिंग्स लेते थे, हाई कोर्ट जाते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते थे, लगातार आपकी कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती थी देर शाम तक, उसके बाद हमसे मुखातिब होते थे या दिन में एक ब्रीफिंग करते थे। अब कैसा रूटीन आपका बदला है? अब शायद उतने लोग नहीं मिल पाते होंगे, उतने जो वकील की एक बड़ी टीम आपके साथ रहती थी जो आपको ब्रीफिंग्स देती थी। जैसा कि आज आपने बताया कि आप लगातार एक हियरिंग पे थे, लगातार 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हियरिंग हुई, तो सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे जीवन जीने का नजरिया आपके लिए बदला इस लॉकडाउन में, और कैसे इसको आपने अपने जीवन में ढाला है, अगर दर्शकों के लिए आप बता पाते तो? देखिए, ये तो बड़ा विशेष प्रश्न है, मैं समझता हूं आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं नहीं समझता कि किसी के लिए, मैं हूं, कोई और व्यक्ति हो, दुनिया का और भारत का कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं कह सकता सच्चाई से कि भविष्य का जीवन उसका वैसा नहीं रह सकता जैसे कोरोना के पहले था, और न रहना चाहिए। जहां तक मेरा निजी सवाल है, मैं समझता हूं एक आभास है कि कम और कम से काम चल सकता है। आभास है, ये नहीं कहता मैं कि कोरोना के बाद वो प्रवृत्ति चली जाएगी, लेकिन आभास होता है कि जब लोग कम होते हैं असिस्टेंस करने के लिए, काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, स्टाफ कम होता है, साधन कम होते हैं, मूवमेंट कम होता है, तो उसके अंदर भी जीवन जीना, ये सीखना सबसे बड़ा सबक होगा कोरोना का, जहां तक मेरा सवाल है। उसके अलावा हाँ, काम करते हैं लेकिन दूसरे प्रकार का है। कुछ घंटे में प्रयत्न करता हूँ कि पढ़ूं लिखूं, नॉन लीगल काम, कुछ कई सारे आर्टिकल लिख लेते हैं, कई बार उसमें बहुत संतोष मिलता है। और तीसरा मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अपना एक समय अलग रखें वर्जिश के लिए, जो मैं नहीं कर पाता, पर्याप्त रूप से करने का प्रयत्न करता हूँ। बहुत बार हो जाता है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। बाकी कभी कभी जो लोग मूर्खता दिखाते हैं, मूर्खता भी दिखाता हूँ मैं, किचन में जाके कुछ बना लेता हूँ, और नहीं तो कभी कभी गाने जैसी चीज की मूर्खता भी करता हूँ। तो अच्छी बातें, बुरी बातें, ज्ञानी बातें और मूर्खता वाली बातें, सभी को कोविड हमको सबक देता है, सिखाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिंघवी साहब हमसे जुड़ने के लिए इस ई कॉन्क्लेव में इंडिया न्यूज के। बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार हमसे साझा किए, और बाकी खबरों के लिए वापस आपको स्टूडियो ले चलते हैं इंडिया न्यूज के।